नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे ऐतिहासिक पलों की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं जब दुनिया जाने अनजाने में परमाणु युद्ध के बिल्कुल मुहाने पर आ खड़ी हुई थी। हाँ, बिल्कुल। हम उन घटनाओं का विश्लेषण करेंगे जहां चंद पलों की चूक या कहें तो किसी एक व्यक्ति के सही फैसले ने पूरी दुनिया को बचा लिया। हमारा मकसद यही है कि इतिहास के उन सबसे करीबी परमाणु युद्ध के क्षणों को समझें। हाँ, जैसा कि हमारे पास मौजूद स्रोतों में दर्ज है। बिल्कुल। और ये कहानी शुरू होती है द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के फौरन बाद, मतलब 1945 में, जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। उसी के साथ दुनिया परमाणु युग में कदम रख चुकी थी। हाँ, और फिर आया शीत युद्ध का दौर, लगभग 1947 से 1991 तक। तब दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे और दोनों ने, आप जानते हैं, भारी मात्रा में परमाणु हथियार जमा कर लिए थे। हाँ, और उस पूरे दौर में एक लगातार डर बना हुआ था। कहीं कोई छोटी सी गलतफहमी, कोई तकनीकी खराबी या एक गलत फैसला, वैश्विक परमाणु तबाही न ला दे, जिससे शायद पूरी इंसानियत ही खत्म हो जाती। और यही डर असलियत बनने के बहुत करीब कई बार आया। इन्हीं पलों की हम आज बात करेंगे, देखेंगे कि ये स्रोत हमें क्या बताते हैं और हम इनसे क्या सीख सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए, सबसे चर्चित और शायद आधिकारिक तौर पर सबसे खतरनाक माने जाने वाले पल से शुरू करते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट। हाँ, अक्टूबर 1962 की घटना। 13 दिन दुनिया की सांसें अटकी रहीं। 16 से 28 अक्टूबर 1962, अमेरिका, यूएसएसआर, क्यूबा सब शामिल थे इसमें। हाँ, हुआ ये कि अमेरिका को खुफिया जानकारी मिली कि सोवियत संघ ने क्यूबा में गुपचुप तरीके से परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी हैं। और क्यूबा तो अमेरिकी तट से सिर्फ 90 मील दूर है। एग्जैक्टली। वहां सोवियत परमाणु मिसाइलों की मौजूदगी ने अमेरिका को सीधे खतरे में डाल दिया था। तब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने फौरन इन मिसाइलों को हटाने की मांग की। हाँ, और क्यूबा की नौसैनिक नाकाबंदी का आदेश दिया ताकि सोवियत जहाज और मिसाइलें क्यूबा ना पहुंच सकें। दूसरी तरफ सोवियत नेता निकिता ख्रुश्चेव, वो शुरू में पीछे हटने को तैयार नहीं थे। नहीं, उन्होंने शुरू में इनकार कर दिया। वो 13 दिन दुनिया के लिए सांस रोक देने वाले थे। तनाव इतना बढ़ गया था कि अमेरिकी सेना डीफकॉन 2 की स्थिति में पहुंच गई थी। डीफकॉन 2 मतलब परमाणु युद्ध की तैयारी का उच्चतम स्तर। हाँ, उससे बस एक कदम आगे पूर्ण युद्ध ही था। जरा सी चूक, संचार में कोई गड़बड़ी या एक गलत आदेश पूरी सभ्यता को मिटा सकता था। ये सोचना भी भयानक है कि दुनिया उस वक्त किस धागे से लटकी हुई थी। फिर समाधान कैसे निकला? आखिरकार पर्दे के पीछे गहन कूटनीतिक बातचीत हुई। सोवियत संघ क्यूबा से अपनी मिसाइलें हटाने पर सहमत हुआ। और बदले में अमेरिका ने भी गुप्त रूप से तुर्की में तैनात अपनी परमाणु मिसाइलों को हटाने का वादा किया। अच्छा, ये गुप्त समझौता था। हाँ, ये बात काफी बाद में सामने आई। संकट टल गया, लेकिन इसने दुनिया को दिखा दिया कि परमाणु युद्ध कितना करीब आ सकता था। अब एक ऐसी घटना पर आते हैं जो शायद उतनी मशहूर नहीं है, लेकिन उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा डरावनी। आप 1983 की पेट्रोव वाली घटना की बात कर रहे हैं। हाँ, 26 सितंबर 1983, वो पल जब तकनीक ने धोखा दिया लेकिन एक इंसान की सूझबूझ ने तबाही रोक दी। ये मॉस्को के पास सोवियत एयर डिफेंस के अर्ली वार्निंग सेंटर में हुआ था। उस वक्त ड्यूटी पर थे लेफ्टिनेंट कर्नल स्टैनिस्लाव पेट्रोव। और हुआ क्या? अचानक सोवियत सैटेलाइट अर्ली वार्निंग सिस्टम ने चेतावनी जारी की कि अमेरिका ने 5 परमाणु मिसाइलें सोवियत संघ की ओर दागी हैं। 5 मिसाइलें? प्रोटोकॉल के हिसाब से तो पेट्रोव को तुरंत अपने सीनियर्स को बताना चाहिए था। हाँ, बिल्कुल। और उसके बाद शायद सोवियत संघ बड़े पैमाने पर जवाबी परमाणु हमला कर देता। यही प्रक्रिया थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। नहीं, पेट्रोव को कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने सोचा कि अगर अमेरिका वाकई पहला हमला करेगा तो सिर्फ 5 मिसाइलों से क्यों? हाँ, ये बात तो है। एक पूर्ण हमला तो सैकड़ों मिसाइलों से होना चाहिए। बिल्कुल। उन्हें अपने अनुभव और गट फीलिंग पर भरोसा था कि यह सिस्टम की कोई खराबी है, एक झूठा अलार्म। तो उन्होंने अपने इंट्यूशन पर भरोसा किया, सिस्टम पर नहीं। क्या रिस्क था? हाँ, उन्होंने अपनी जिंदगी और शायद दुनिया को दांव पर लगाकर प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। उन्होंने इसे सिस्टम की गड़बड़ी बताया। और बाद में क्या पता चला? बाद में हुई जांच से पता चला कि वो सही थे।
ऊंचे बादलों पर सूरज की रोशनी के दुर्लभ प्रतिबिंब को सैटेलाइट के सेंसरों ने गलती से मिसाइल लॉन्च समझ लिया था। कमाल है। पेट्रोव के उस एक शांत और तर्कपूर्ण फैसले ने शायद अरबों जानें बचा लीं। इसीलिए उन्हें अक्सर वो आदमी जिसने दुनिया बचाई कहा जाता है। वाकई कमाल है। लेकिन अजीब बात है कि उसी साल 1983 में ही एक और बेहद खतरनाक स्थिति बनी थी। हाँ, उसी साल नवंबर में। इस बार किसी तकनीकी गड़बड़ी से नहीं, बल्कि एक सैन्य अभ्यास से। सही कहा। नेटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा सैन्य अभ्यास कर रहा था जिसका कोड नेम था एबल आर्चर 83। एबल आर्चर 83? हाँ, ये अभ्यास पश्चिमी यूरोप में परमाणु युद्ध शुरू होने की स्थिति का अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया था। मतलब ये एक वॉर गेम था जिसमें परमाणु हमले की प्रक्रिया का अभ्यास किया जा रहा था। लेकिन उस समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव तो मतलब चरम पे था। बिल्कुल। और सोवियत नेतृत्व जो पहले से ही रेगन प्रशासन की आक्रामक बयानबाजी और यूरोप में नई अमेरिकी मिसाइलों की तैनाती से घबराया हुआ था। उन्हें लगा कि ये सिर्फ अभ्यास नहीं है। हाँ, उन्हें लगा कि एबल आर्चर सिर्फ एक अभ्यास का बहाना है और नेटो असल में पहले परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। तो सोवियत प्रतिक्रिया क्या थी? डर गए होंगे वो लोग? बहुत ज्यादा। उन्होंने अपनी परमाणु सेनाओं को हाई अलर्ट पर रख दिया। पूर्वी जर्मनी और पोलैंड में तैनात सोवियत वायुसेना की इकाइयों को परमाणु हथियार लोड करने के आदेश दिए गए। बाप रे। कई इतिहासकार मानते हैं कि ये क्षण क्यूबा मिसाइल संकट से भी ज्यादा खतरनाक था। ज्यादा खतरनाक क्यों? क्योंकि ये गलतफहमी बहुत गहरी थी और दोनों तरफ डर हावी था। क्यूबा में कम से कम नेताओं के बीच बातचीत तो हो रही थी, यहाँ वो भी नहीं। फिर ये संकट कैसे टला? क्या नाटो को इसका अंदाजा हुआ कि सोवियत संघ इतना डर गया है? सौभाग्य से कुछ पश्चिमी खुफिया एजेंसियों, खासकर ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने सोवियत संघ की असामान्य सैनिक गतिविधियों और बढ़ते डर को भांप लिया। अच्छा। हाँ, और कहा जाता है कि एक सोवियत डबल एजेंट ओलेग गॉडियेव्स्की ने भी नाटो को आगाह किया। तो उन्होंने कुछ किया? अभ्यास रोका? अभ्यास तो खैर योजना के अनुसार ही समाप्त हुआ, लेकिन शायद जानकारी मिलने के बाद नेटो ने कुछ संयम बरता हो। स्थिति और बिगड़ने से पहले ही अभ्यास खत्म हो गया और धीरे धीरे तनाव कम हुआ। लेकिन इसने दिखाया कि कैसे सामान्य लगने वाली गतिविधियां भी गहरे अविश्वास के माहौल में खतरनाक मोड़ ले सकती हैं। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी मतलब परमाणु खतरे की आशंका बनी रही। 1995 की नॉर्वेजियन रॉकेट घटना इसका एक उदाहरण है। सही कहा। शीत युद्ध खत्म हो चुका था, रिश्ते बेहतर हो रहे थे ऐसा लग रहा था, लेकिन 25 जनवरी 1995 को एक घटना ने फिर से खतरे की घंटी बजा दी। क्या हुआ था? नॉर्वे के वैज्ञानिकों ने आर्कटिक में ऑरोरा बोरियलिस यानी नॉर्दर्न लाइट्स का अध्ययन करने के लिए एक वैज्ञानिक रिसर्च रॉकेट लॉन्च किया। अच्छा, एक सामान्य साइंटिफिक रॉकेट? हाँ, सामान्य पहले से घोषित प्रक्षेपण था। लेकिन रूस ने इसे कैसे देखा? कुछ गड़बड़ हुई? रूस के अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम ने इस रॉकेट को ट्रैक किया और उसकी गति और प्रक्षेपण पथ वो कुछ हद तक अमेरिकी पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली ट्राइडेंट परमाणु मिसाइल जैसा लग रहा था। ओहो। रूसी सेना को लगा कि ये शायद अमेरिका का पहला परमाणु हमला हो सकता है जो उनके कमांड और कंट्रोल सिस्टम को निष्क्रिय करने के लिए किया गया हो। तो प्रतिक्रिया मतलब तुरंत? मामला बेहद गंभीर हो गया। रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन को तुरंत सूचित किया गया और उन्हें परमाणु हमला करने के लिए जरूरी ब्रीफकेस, वो न्यूक्लियर फुटबॉल जिसे कहते हैं? हाँ, वही जिसमें हमला शुरू करने के कोड और विकल्प होते हैं, वो ब्रीफकेस सक्रिय करके उन्हें दिया गया। और ये पहली बार हुआ था? इतिहास में ये पहली और एकमात्र बार था जब रूसी राष्ट्रपति के पास ये ब्रीफकेस हमले के लिए सक्रिय अवस्था में पहुंचा। रोंगटे खड़े करने वाली बात है। कुछ ही मिनटों का फैसला रहा होगा। बिल्कुल। कुछ मिनटों के लिए दुनिया फिर से किनारे पर थी, लेकिन सौभाग्य से उन्हें पता चल गया। हाँ, जैसे ही रॉकेट ऊपरी वायुमंडल में पहुंचा और उसका रास्ता बदला, रूसी सेना को एहसास हो गया कि ये कोई खतरा नहीं है बल्कि एक वैज्ञानिक रॉकेट है। हमले का आदेश नहीं दिया गया। शुक्र है। लेकिन इस घटना ने दिखाया कि शीत युद्ध के बाद भी तकनीकी गलतफहमी कितनी आसानी से खतरनाक स्थिति पैदा कर सकती है। ये सभी घटनाएं महाशक्तियों के बीच तनाव या तकनीकी सिस्टम की गलतियों से जुड़ी हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि खुद परमाणु हथियार ही खतरा बन गए हों, मतलब बिना किसी बाहरी उकसावे के? हाँ, ऐसा भी हुआ है और एक बेहद चिंताजनक घटना अमेरिका में ही घटी थी। 24 जनवरी 1961 को
गोल्ड्सबरो नॉर्थ कैरोलिना के पास। अमेरिका के अंदर? क्या हुआ था, एक अमेरिकी वायुसेना का B-52 स्ट्रेट ऑफ फोर्ट्रेस बॉम्बर विमान था। वो 2 शक्तिशाली मार्क 39 हाइड्रोजन बॉम्ब लेकर नियमित अलर्ट मिशन पर था। ओके। हवा में ही विमान में कोई संरचनात्मक विफलता हुई और वो टूट गया। और उन 2 हाइड्रोजन बमों का क्या हुआ? दोनों बम विमान से अलग होकर जमीन पर गिरे। एक बम का पैराशूट खुल गया और वो काफी हद तक सुरक्षित रूप से गिरा, हालांकि उसमें भी कुछ नुकसान हुआ। और दूसरा बम बिना पैराशूट के गिरा और जमीन से टकराकर लगभग टूट गया। क्या उसमें विस्फोट का खतरा था? बहुत ज्यादा। जांच में पता चला कि वो दूसरा बम विस्फोट के बेहद करीब आ गया था। परमाणु बम को दुर्घटनावश फटने से रोकने के लिए कई सेफ्टी मैकेनिज्म होते हैं, कई स्विच होते हैं। हाँ। उस बम में लगे 6 या 7 में से लगभग सभी सुरक्षा स्विच या तो टक्कर से सक्रिय हो गए थे या पहले से आर्म्ड यानी तैयार अवस्था में थे। तो फिर बचा कैसे? सिर्फ एक अकेला लो वोल्टेज स्विच था जिसने अंतिम क्षण में विस्फोट को रोका। बस एक स्विच। अविश्वसनीय। अगर वो फट जाता तो? कल्पना करना भी मुश्किल है। वो हिरोशिमा पर गिरे बम से सैकड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली था। अगर वो फटता तो नॉर्थ कैरोलिना का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो जाता, लाखों जानें जा सकती थीं। और रेडियो एक्टिव फॉलआउट, वो वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क शहर तक पहुंच सकता था। ये अमेरिकी धरती पर एक अकल्पनीय परमाणु आपदा होती। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके परिणाम हो सकते थे। हाँ, हो सकता है सोवियत संघ इसे एक जानबूझकर किया गया हमला समझ लेता। कुछ भी हो सकता था। तो हमने क्यूबा संकट देखा, पेट्रोव की सूझबूझ, एबल आर्चर की गलतफहमी, नॉर्वे का रॉकेट और ये गोल्ड्सबरो का हादसा। इन सभी करीबी पलों को एक साथ रखकर देखें तो मतलब ये हमें सिर्फ ये बताने के अलावा कि हम भाग्यशाली रहे हैं और क्या सिखाते हैं। ये घटनाएं कई गहरे सबक देती हैं। पहला और सबसे स्पष्ट सबक तो तकनीक की सीमाओं और मानवीय भूल की संभावनाओं से जुड़ा है। हाँ, टेक्नोलॉजी फेल हो सकती है। बिल्कुल। पेट्रोव और नॉर्वे की घटनाएं खास तौर पे दिखाती हैं कि कैसे हमारी अर्ली वार्निंग प्रणालियां जो हमें सुरक्षित रखने के लिए बनी है, वो भी प्राकृतिक घटनाओं या सामान्य वैज्ञानिक गतिविधियों को हमले का संकेत समझ सकती हैं। ये तो परमाणु युग की एक अंतर्निहित भेद देता है। सही कहा। और साथ ही गोल्ड्सबोरो जैसी घटनाएं दिखाती हैं कि हथियार खुद कितने जटिल हैं और दुर्घटना का खतरा हमेशा बना रहता है। तकनीकी खामियों और मानवीय भूलों के अलावा इन संकटों को टालने में और किन कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? क्या कम्युनिकेशन संचार और कूटनीति हमेशा कारगर रहे? देखिए, संचार और कूटनीति की भूमिका मिली जुली रही है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण। क्यूबा संकट में राष्ट्रपति केनेडी और क्रुश्चेव के बीच सीधे और गुप्त संचार माध्यम, जिसे बैक चैनल कहते हैं, वो स्थापित करना संकट को हल करने में निर्णायक साबित हुआ। हाँ, वो जरूरी था। वहीं एबल आर्चर 83 के दौरान शुरुआत में संचार की कमी और गहरी गलतफहमी ने स्थिति को और बिगाड़ा। जब पश्चिमी देशों को सोवियत दर का अंदाजा हुआ, तब जाकर स्थिति संभली। तो ये दिखाता है कि तनाव के समय में भी संवाद के रास्ते खुले रखना कितना जरूरी है। बहुत जरूरी है। और क्या कोई व्यक्तिगत स्तर पर भी सबक हैं, जैसे आपने स्टेनिस्लाव पेट्रोव का जिक्र किया? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। जहाँ एक तरफ मानवीय भूल, जैसे गोल्ड्सबोरो में शायद रखरखाव या डिजाइन की कमियां खतरा पैदा कर सकती हैं, वहीं दूसरी तरफ पेट्रोव जैसे व्यक्तियों का शांत चित्त, विवेक और नियमों से बंधे होने के बजाय स्थिति की वास्तविकता को समझने का साहस तबाही को रोक भी सकता है। ये दिखाता है कि अंतिम विश्लेषण में अक्सर इंसानी फैसले ही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। हाँ, चाहे वो शीर्ष नेताओं के कूटनीतिक फैसले हों या एक ड्यूटी ऑफिसर का अप्रत्याशित निर्णय। हालांकि हमें ये भी याद रखना होगा कि हम हमेशा पेट्रोव जैसे व्यक्तियों पर निर्भर नहीं रह सकते। सिस्टम को बेहतर बनाना ही होगा। इन सब घटनाओं को बीते हुए काफी समय हो गया है। क्या आज भी परमाणु युद्ध का खतरा उतना ही वास्तविक है या दुनिया अब ज्यादा सुरक्षित है? क्या लगता है आपको? सवाल तो बड़ा है। देखिए, खतरा आज भी मौजूद है, बिल्कुल है। क्यों? शीत युद्ध तो खत्म हो गया। हाँ, लेकिन दुनिया में अब भी 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं और कई जगहों पर भू राजनीतिक तनाव बना हुआ है। नए तरह के खतरे भी उभरे हैं। जैसे साइबर हमले, जो परमाणु कमांड और कंट्रोल सिस्टम को निशाना बना सकते हैं। सोचिए अगर कोई हैकर सिस्टम में घुस जाए। हाँ, ये तो नया आयाम है। लेकिन क्या कुछ सुधार नहीं हुआ?
हॉटलाइन वगैरह। हाँ, सुधार हुए हैं। शीत युद्ध के बाद अमेरिका और रूस के बीच बेहतर संचार के लिए हॉटलाइन जैसी व्यवस्थाएं मजबूत हुई हैं। हथियार नियंत्रण संधियां भी हुई हैं, जिन्होंने हथियारों की संख्या कम की है। इनसे जोखिम कुछ हद तक कम जरूर हुआ है। लेकिन खतरा पूरी तरह टला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक परमाणु हथियार मौजूद हैं, तब तक गलती, गलतफहमी या जानबूझकर हमले का खतरा बना रहेगा। शून्य नहीं हुआ है खतरा। तो निरंतर कूटनीतिक प्रयासों, पारदर्शिता बढ़ाने और हथियार नियंत्रण की दिशा में काम करते रहने की जरूरत मतलब पहले से कहीं ज्यादा है। पहले से कहीं ज्यादा है। सतर्कता ही बचाव है। तो आज की हमारी इस पड़ताल का सार यही है कि दुनिया लगभग खत्म होने का दिन कोई एक तारीख नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि पिछले कई दशकों में फैले ऐसे अनेक क्षण थे जब मानवता विनाश के कगार पर खड़ी थी। कभी राजनीतिक रस्साकशी के कारण, कभी तकनीकी नाकामी, तो कभी इंसानी चूक या गलतफहमी की वजह से। और ये सचमुच विस्मयकारी है कि हमारी सभ्यता इन सभी पलों से बचकर आज भी मौजूद है। ये शायद भाग्य के साथ साथ उन कुछ व्यक्तियों, चाहे वो केनेडी और ख्रुश्चोव जैसे नेता हों या पेट्रोव जैसा एक गुमनाम अधिकारी, उनके साहस, तर्क और संयम का भी प्रमाण है, जिन्होंने सबसे ज्यादा दबाव के क्षणों में शायद सही चुनाव किया। जाते जाते एक विचार आपके साथ छोड़ जाते हैं। हाँ, जैसा कि किसी ने कहा है। आप बताइए। हाँ, कहा जाता है कि परमाणु युग का सबसे बड़ा चमत्कार इसका आविष्कार नहीं है, बल्कि इसका अब तक जीवित रहना है। सोचने वाली बात है। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि भविष्य में हम इस अस्तित्व को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं ताकि इतिहास के ये डरावने पल सिर्फ अतीत का हिस्सा बनकर रह जाएं, भविष्य की हकीकत न बने।